वेलकम टू माय चैनल एक नज़र जी के। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आज हम इस वीडियो में गुप्त साम्राज्य को देखने वाले हैं, तो चलिए मिलकर शुरुआत करते हैं। और जो भी चैनल पे नए होंगे वो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका सपोर्ट ही मेरे लिए मोटिवेशन है, ठीक है। थैंक यू। हेलो दोस्तों, हमारी यूट्यूब चैनल एक नज़र जीके में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में गुप्त साम्राज्य देखेंगे, ठीक है। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में मौर्य साम्राज्य और मौर्योत्तर काल देखे थे, उसी प्रकार इस वीडियो में हम गुप्त साम्राज्य देखने वाले हैं। तो गुप्त साम्राज्य जो है आपका 319 से 500 550 एडी तक है, 550 एडी। इसका पृष्ठभूमि देखते हैं कि क्या है, ठीक है। तो चौथी सदी के प्रारंभ में कोई बड़ा संगठित राज्य अस्तित्व में नहीं था। यद्यपि कुषाण एवं शक शासकों का शासन चौथी सदी ईस्वी तक जारी रहा, लेकिन उनकी शक्ति काफ़ी कमज़ोर हो गई थी और सातवाहन वंश का शासन तृतीय सदी के मध्य से पहले ही समाप्त हो गया था। ऐसी राजनीतिक स्थिति में ही क्या हुआ, गुप्त राजवंश का उदय हुआ। गुप्त वंश का आरंभिक राज उत्तर प्रदेश और बिहार में था। गुप्त वंश का आरंभिक राज उत्तर प्रदेश और बिहार था। गुप्त शासकों के लिए बिहार की अपेक्षा उत्तर प्रदेश अधिक महत्व वाला प्रांत था, क्योंकि आरंभिक गुप्त मुद्राएं और अभिलेख मुख्यतः उत्तर प्रदेश से ही पाए गए हैं। गुप्त संभवतः वैश्य थे तथा कुषाणों के क्या थे, सामंत थे। गुप्त राजवंश के इतिहास के स्रोत। गुप्त राजवंश का इतिहास जानने के लिए 3 स्रोत हैं: साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और विदेशी यात्रियों का विवरण, ठीक है। अब देखते हैं साहित्यिक स्रोत कौन कौन सा है। विशाख दत्त के नाटक देवी चंद्रगुप्तम से, विशाख दत्त का नाटक एक ग्रंथ है देवी चंद्रगुप्तम। तो गुप्त शासक रामगुप्त एवं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी मिलता है। अब देखते हैं कि इसके अलावा कालिदास की कुछ रचना है, उससे भी कुछ जानकारी मिला है। जैसे हमें ऋतु संहार हो गया, कुमार संभव हो गया, मेघदूतम, मालविका गिनमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम तथा शूद्रक कृत मृच्छ कटिकम और बादशायन कृत कामसूत्र से भी गुप्त राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है, ठीक है। अब देखते हैं कुछ पुरातात्विक स्रोत हैं। पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेखों, सिक्कों तथा स्मारकों से गुप्त राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में उसके बारे में जानकारी मिलती है। स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख से हूण आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है, जबकि स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से इस बात की जानकारी प्राप्त होता है कि उसने सुदर्शन झील का क्या करवाया, पुनर्निर्माण करवाया था, ठीक है। अब देखते हैं कि गुप्तकालीन राजाओं के सिक्के। गुप्तकालीन राजाओं के सिक्के प्राप्त हुए हैं। इस काल में सोने के सिक्कों को दिनार और चांदी के सिक्के को रूपक तथा अथवा रूसक और तांबे के सिक्के को मासक कहा गया है। गुप्त काल में तांबे के सिक्के को क्या कहा गया है, मासक। अब गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर राजस्थान प्रांत के बयाना से प्राप्त हुआ था। कहाँ से, राजस्थान प्रांत के बयाना से प्राप्त हुआ था। अजंता एवं बाघ की गुफाओं के कुछ चित्र भी गुप्तकालीन माने जाते हैं। अजंता एवं बाघ की गुफाओं के कुछ चित्र भी क्या माने जाते हैं, गुप्तकालीन। अब विदेशी यात्रियों का विवरण देखते हैं। फाहियान यह चीनी यात्री था और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। इसने मध्य प्रदेश का वर्णन किया है। फाहियान जो मध्य प्रदेश का वर्णन किया है। अब देखते हैं ह्वेनसांग। ह्वेनसांग जो है ये कुमार गुप्त प्रथम, बुधगुप्त आदि गुप्त शासकों का उल्लेख किया है। इसके विवरण से ही यह पता चलता है कि कुमार गुप्त ने नालंदा महाविहार का स्थापना किया था, ठीक है, नालंदा महाविहार का। अब देखते हैं श्रीगुप्त। श्रीगुप्त जो था गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, जिसने महाराज की उपाधि धारण किया। महाराज सामंतों की उपाधि होती थी, जिससे पता चलता है कि वह किसी शासक के अधीन शासन करता था। 280 से 319 ईस्वी का विवरण मिलता है। इसके उत्तराधिकारी के रूप में उसका पुत्र श्रीगुप्त का पुत्र घटोत्कच का विवरण मिलता है। अब देखते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। घटोत्कच के बाद जो है उसका पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम जो है राजा बना। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का प्रथम प्रभावशाली शासक हुआ, जिस कारण इसे गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, ठीक है। गुप्त वंश के प्रथम शासक चंद्रगुप्त प्रथम हुए, जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया। गुप्त वंश के प्रथम शासक जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि भी धारण किया था, ठीक है। अब देखते हैं चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 320 ईस्वी में अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में एक संवत चलाया, जिसे क्या कहा जाता है, गुप्त संवत कहा जाता है, ठीक है, गुप्त संवत। गुप्त संवत और शक संवत में जो है अंतर
कितना होता है, 241 वर्ष का अंतर है। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया, जो संभवतः नेपाल की रहने वाली थी। गुप्त वंश के शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम पहला शासक हुआ जिसने सिक्के जारी किए। गुप्त वंश के शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम पहला शासक हुआ जिसने क्या जारी किया, सिक्का जारी किया। चंद्रगुप्त प्रथम कुमार देवी से विवाह के उपलक्ष्य में सोना का सिक्का जारी किया, जिसके एक तरफ चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी का चित्र अंकित था, जबकि दूसरी तरफ जो था सिंहवाहिनी दुर्गा देवी का चित्र अंकित था। इस सिक्का को राजा रानी प्रकार यानी कुमार देवी प्रकार यानी लिच्छवी प्रकार या सिंहवाहिनी प्रकार का सिक्का कहा जाता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त जो था 335 से 380, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी उसका पुत्र समुद्रगुप्त हुआ। इसकी माता जो थी लिच्छवी की थी, जिस कारण इन्हें लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है, यानी लिच्छवी की नाती कहा जाता है। ठीक है, समुद्रगुप्त के बचपन का नाम कांच था। समुद्रगुप्त के बचपन का नाम क्या था, कांच। समुद्रगुप्त के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी हमें प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद अभिलेख से मिलता है, जिसकी रचना उसके दरबारी कवि हरिसेन ने संस्कृत भाषा में किया है। अगर प्रयाग प्रशस्ति लेख पर विश्वास करते हैं तो यह देखा जाता है कि समुद्रगुप्त को अपने जीवन में कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ा। इन्होंने धरणीबद्ध पार्थिव प्रथम वीर की उपाधि धारण किया था। पार्थिव प्रथम वीर का उपाधि। अशोक निर्मित प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख मूलतः कौशाम्बी में स्थित था, जिसे अकबर ने इलाहाबाद में स्थापित करवाया। इस स्तंभ पर जहांगीर तथा बीरबल का भी उल्लेख मिलता है। अशोक, समुद्रगुप्त, अकबर, बीरबल और जहांगीर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि समुद्रगुप्त अशोक का विपरीत था। समुद्रगुप्त जो था अशोक का विपरीत था। अशोक शांति और अनाक्रमण की नीति में विश्वास करता था, तो समुद्रगुप्त हिंसा और विजय में आनंद पाता था। समुद्रगुप्त जो है हिंसा और विजय में आनंद पाता था। यदि हम इलाहाबाद के प्रशस्ति पर विश्वास करें तो प्रतीत होता है कि समुद्रगुप्त आर्यावर्त के 9 राज्य और दक्षिणावर्त के 12 राज्यों को जीतकर अपने राज्यों में मिलाया, और यह भी प्रतीत होता है कि उन्होंने कभी पराजय का सामना नहीं करना पड़ा। उसने अपनी बहादुरी और युद्ध कौशल के कारण इतिहासकार B.A. स्मिथ ने भारत के नेपोलियन की संज्ञा दिया है। क्या चीज़ का संज्ञा दिया है, भारत के नेपोलियन की संज्ञा दिया है। ठीक है, अब देखते हैं चंद्रगुप्त प्रथम ने ही सर्वप्रथम परम भागवत की उपाधि धारण किया था। चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट देखते हैं कि समुद्रगुप्त की प्रतिष्ठा और प्रभाव भारत के बाहर भी फैला। एक चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति प्राप्त करने के लिए समुद्रगुप्त के पास दूत भेजा था। अनुमति दी गई और यह मंदिर विशाल बौद्ध विहार के रूप में विकसित हो गया। ठीक है, समुद्रगुप्त की कुल 6 मुद्राएं हमें प्राप्त होती हैं। मुद्राएं उनके जीवन और कार्य पर प्रकाश डालती हैं। पहला गरुड़ प्रकार, दूसरा है धनुर्धारी प्रकार, तीसरा परशु प्रकार, चौथा अश्वमेघ और पांचवा है व्याघ्रनन और छठा है वीणा वादन। समुद्रगुप्त को उसके सिक्के पर वीणा वादन करते हुए दिखाया गया, जिससे यह अनुमान लगाया गया है कि समुद्रगुप्त वीणा बजाते थे। समुद्रगुप्त ने कृष्ण चरित्र नामक ग्रंथ की रचना किया, जिस कारण उसे कविराज कहा जाता है। समुद्रगुप्त जो है विष्णु का उपासक था। ताम्रपत्र में समुद्रगुप्त को परम भागवत की उपाधि धारण की मिला है। समुद्रगुप्त ने बौद्ध भिक्षु वसुबंधु को संरक्षण दिया था। समुद्रगुप्त अपनी विजय के पश्चात अश्वमेघ यज्ञ किया था और अश्वमेघ पराक्रम की उपाधि धारण किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त के पूना अभिलेख में समुद्रगुप्त को उनके अश्वमेघ यज्ञ कराने वाला कहा गया है। ठीक है, अश्वमेघ यज्ञ। अब देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जो है गुप्त वंशावली में समुद्रगुप्त के पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम, परंतु दोनों शासकों के बीच रामगुप्त नामक एक दुर्बल शासक के अस्तित्व का भी पता चलता है। रामगुप्त शकों से पराजित हो गया था तथा उन्होंने अपनी पत्नी ध्रुव देवी को शकों को देने के लिए तैयार हो गया था। रामगुप्त ने तांबा का सिक्का चलाया था। ठीक है, रामगुप्त का छोटा भाई चंद्रगुप्त द्वितीय था, जिन्होंने शकों को पराजित कर रामगुप्त की विधवा पत्नी से क्या किया, विवाह कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में जानकारी हमें दिल्ली में कुतुब मीनार के पास खड़े लौह स्तंभ पर
खुदे हुए अभिलेख से मिलता है, जिन्होंने महरौली स्तंभलेख तथा चंद्र स्तंभलेख के नाम से जाना जाता है, जो आज भी वैज्ञानिकों के लिए आकर्षण का केंद्र बिंदु बना हुआ है, क्योंकि इसमें जिस धातु का प्रयोग किया गया है उसमें आज भी जंग नहीं लगा है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। उदयगिरि गुहा अभिलेख में भी चंद्रगुप्त द्वितीय के विजयों का उल्लेख मिलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कालक्रम की दृष्टि से मथुरा का स्तंभलेख पहला प्रमाणिक गुप्त लेख है, जिसमें तिथि का उल्लेख हुआ है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कालक्रम की दृष्टि से मथुरा का स्तंभलेख पहला प्रमाणिक गुप्त लेख है, जिसमें तिथि का उल्लेख हुआ है। वैवाहिक संबंध तथा साम्राज्य विस्तार। चंद्रगुप्त द्वितीय ने वैवाहिक संबंध और विजय दोनों तरफ से अपनी साम्राज्य का विस्तार किया है। वैवाहिक संबंध भी और विजय दोनों तरह से। चंद्रगुप्त द्वितीय ने नाग राजकुमारी कुबेर नागा के साथ विवाह करके नाग वंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए और बाद में अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह बकाटक वंश के राजा रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया तथा इन्होंने अपने पुत्र कुमारगुप्त प्रथम का विवाह कदम्ब शासक काकुत्स वर्मन की पुत्री से किया था। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि वैवाहिक संबंध के फलस्वरूप मध्य भारत स्थित बकाटक राज्य पर अप्रत्यक्ष रूप से अपना प्रभाव जमाकर चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिमी मालवा और गुजरात पर प्रभुत्व स्थापित कर लिया। इस विजय से चंद्रगुप्त द्वितीय को पश्चिमी समुद्र तट मिल गया, जो व्यापार वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध था। इसमें मालवा एवं उसका मुख्य नगर उज्जैन समृद्ध हुआ। उज्जैन को जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया, जबकि पहली राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय एवं शक। चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन के अंतिम शासक रुद्रसिंह तृतीय को पराजित किया। संभवतः शकों पर विजय के उपरांत ही चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। ठीक है। अब विक्रमादित्य का अर्थ होता है पराक्रम का सूर्य। पराक्रम का सूर्य। भारतीय इतिहास में विक्रमादित्य की संख्या 14 है, जिसमें सर्वाधिक लोकप्रिय विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि भारतीय अनुश्रुतियों में चंद्रगुप्त द्वितीय को सकारी अर्थात शकों के विजेता के रूप में जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय के उपलक्ष्य में मालवा क्षेत्र में व्याघ्र शैली के चांदी के सिक्के चलाए थे। अब अन्य नाम देखते हैं एवं उपाधियां चंद्रगुप्त द्वितीय का। अन्य नाम देवगुप्त, देवराज एवं देवश्री था। उपाधि विक्रमांक, विक्रमादित्य और परम भागवत सब चंद्रगुप्त द्वितीय का उपाधि था। कला एवं साहित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल का स्मरण युद्धों के कारण नहीं, बल्कि कला एवं साहित्य के प्रति उसके अगाध अनुराग के कारण किया जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वान की मंडली निवास करती थी, जिसे नवरत्न कहा जाता था, जिसमें अमर सिंह, कालिदास, संगु, घटकपर, बररुचि, बराहमिहिर, धनवंतरी, छपनक और बेतालवट था। जिसका याद करने का ट्रिक है आकाश पर विविध क्षण बिताएं। ठीक है। सभी विद्वानों में सबसे महान कालिदास थे, जिसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। ठीक है। चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। फाहियान जो है चीन मध्य एशिया पेशावर के स्थल मार्ग से 399 ईस्वी में भारत आया। वह ताम्रलिप्ति से श्रीलंका तथा पूर्वी द्वीपों से होते हुए समुद्री मार्ग से 414 ईस्वी में वापस लौटा, स्वदेश लौटा। अब वर्णन। इन्होंने मध्य प्रदेश ब्राह्मणों का देश था। इन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश ब्राह्मणों का देश था। यहाँ लोगों को मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था, केवल आर्थिक दंड का प्रावधान था। मध्य देश के लोग किसी जीवित प्राणी की हत्या नहीं करते थे। मध्य प्रदेश के लोग क्रय विक्रय में कौड़ियों का प्रयोग करते थे। मध्य प्रदेश के लोग क्रय विक्रय में कौड़ियों का प्रयोग करते थे। पाहियान ने पवित्र बौद्ध स्थलों का भ्रमण किया। इन्होंने पाटलिपुत्र में अशोक का राजमहल देखा तथा उससे इतना प्रभावित हुआ कि उसे देवताओं द्वारा निर्मित बताया। ठीक है। चीनी ग्रंथों में भारत को यंतु कहा गया है। क्या कहा गया? यंतु। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पाटलिपुत्र एवं उज्जैन विद्या के प्रमुख केंद्र था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पाटलिपुत्र एवं उज्जैन विद्या के प्रमुख केंद्र था। चंद्रगुप्त द्वितीय का सचिव वीरसेन शैव धर्मानुयायी था और सेनापति आम्रकार्दव बौद्ध अनुयायी था। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय का काल ब्राह्मण धर्म के चरमोत्कर्ष का काल था। अब देखते हैं कुमारगुप्त प्रथम या महेंद्रदित्य।
चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी उसका पुत्र कुमारगुप्त प्रथम हुआ, परंतु कुमारगुप्त प्रथम के पूर्व और शासक का विवरण मिलता है, वह ध्रुव देवी का पुत्र गोविंद गुप्त था। यह विवादास्पद है। कुमारगुप्त के बिलसर अभिलेख, मंदसौर अभिलेख, करमदंडा अभिलेख आदि से उसके शासनकाल की जानकारी मिलती है। कुमारगुप्त प्रथम के समय के सर्वाधिक गुप्तकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। मंदसौर अभिलेख एक प्रशस्ति के रूप में है जिसकी रचना वत्सभाट ने की थी। ठीक है। कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। कुमारगुप्त प्रथम ने मध्य भारत में रजत सिक्के का प्रचलन इसी के काल में हुआ था। कुमारगुप्त ने मुद्राओं पर गरुड़ के स्थान पर मयूर की आकृति उत्कीर्ण करवाया। कुमारगुप्त प्रथम ने महेंद्र द्वितीय, श्री महेंद्र तथा महेंद्र अश्वमेध इत्यादि उपाधि धारण किया था। नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा जाता है। ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान किसको कहा जाता है? नालंदा विश्वविद्यालय को। अब हम लोग देखते हैं स्कंदगुप्त। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त हुआ। भीतरी स्तंभ लेख के अनुसार प्रथम हुन आक्रमण इसी के समय हुआ था, स्कंदगुप्त के समय। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार स्कंदगुप्त ने हुनों के आक्रमण को विफल कर दिया। अब देखते हैं जूनागढ़ अभिलेख में हुनों को क्या कहा गया है? मलयक्ष कहा गया है। हुनों को क्या कहा गया है? मलयक्ष। हुन राज्य जो फारस से खेतान तक फैला हुआ था, जिसकी मुख्य राजधानी अफगानिस्तान में बामियान थी। प्रथम हुन आक्रमण खुश नवाज के नेतृत्व में स्कंदगुप्त के समय हुआ था। तोरमान और मिहिर कुल प्रसिद्ध हुन शासक हुए। मिहिर कुल को बौद्ध धर्म से घृणा करने वाला और मूर्ति भंजक कहा गया है। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील के पुनरुद्धार का कार्य सौराष्ट्र के गवर्नर पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित को सौंपा था। स्कंदगुप्त ने झील के किनारे एक विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। अब देखते हैं सुदर्शन झील। सबसे पहले देखते हैं कि सुदर्शन झील को चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था, निर्माण करवाया था, और उसके गवर्नर पुष्यमित्र बैस ने अशोक पुनर्निर्माण करवाया था। उस समय गवर्नर कौन था उसका? तुषासप। और रुद्रदामन भी पुनर्निर्माण करवाया था, उसका गवर्नर था सुविशाख। और स्कंदगुप्त करवाया था, उसका गवर्नर था पर्णदत्त। स्कंदगुप्त ने वृषभ शैली के नए सिक्के जारी किए। स्कंदगुप्त ने 466 ईस्वी में चीनी सम्राट सॉन्ग के दरबार में एक राजदूत भेजा था। ठीक है, राजदूत भेजा था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अन्य शासक। स्कंदगुप्त के पश्चात पुरुषगुप्त, नरसिंहगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय व भानुगुप्त आदि शासक बने। बुधगुप्त ने नालंदा महाविहार को धन दान में दिया था। नरसिंहगुप्त ने हुन नरेश मिहिर कुल को पराजित किया था। भानुगुप्त के एरन अभिलेख से सती प्रथा का पहला अभिलेखीय प्रमाण मिलता है, भानुगुप्त का एरन अभिलेख। और विष्णुगुप्त तृतीय गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक था। गुप्तों के पतन के साथ नए वंशों का उदय हुआ। उनमें वल्लभी के मैत्रक और कन्नौज के मौखरी तथा थानेश्वर के पुष्यभूति वंश आदि वंश प्रमुख था। गुप्तों का शासन 550 ईस्वी तक जारी रहा, परंतु पतन होती शक्ति का कोई महत्व नहीं रह गया था। अब देखते हैं गुप्तकालीन प्रशासन। गुप्तकालीन विशाल साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। राजा गुप्त काल में प्रशासन के शीर्ष पर कौन था? राजा था। ठीक है, राजा का यह कर्तव्य था कि युद्ध और शांति के समय राज्य की नीति को सुनिश्चित करे। गुप्त काल में राजा ही सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। इस काल में शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक एवं वंशानुगत था। ठीक है, अब देखते हैं कि मंत्री परिषद और दूसरे अधिकारीगण कामंदक एवं कालिदास दोनों ने मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद का उल्लेख किया है। गुप्त काल में सबसे बड़ा अधिकारी कुमारामात्य होते थे। कौन होते थे? कुमारामात्य। राजा उन्हें अपने प्रांत में नियुक्त करता था तथा वे नगद वेतन पाते थे। अल्टेकर महोदय का मानना है कि कुमारामात्य आधुनिक IAS वर्ग के पदाधिकारियों के भांति थे। अल्टेकर महोदय
अब देखते हैं कुमारामात्य प्रांतीय पदाधिकारी होते थे जो स्थानीय प्रशासन तथा केंद्र के बीच कड़ी का काम करते थे। गुप्त काल में एक अधिकारी एक साथ अनेक पद धारण करता था। इसी काल में पद वंशानुगत भी होने लगे थे, ठीक है, क्योंकि एक ही परिवार में कई पीढ़ियों ऊंचे पदों को धारण करती थी। इसकी जानकारी क्रमदंडा अभिलेख से मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं कि गुप्तकालीन अधिकारी एवं उनके विभाग। महाबलाधिकृत सेनापति था और महादंडनायक न्यायालय था, ठीक है। संधि विग्रहक युद्ध एवं शांति का मंत्री था। दंडपाशिक पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था। विनय स्थिति स्थापक शिक्षा एवं कर धर्म संबंधी अधिकारी। भंडागारधिकृत राजकोष का अधिकारी था। महाछपलिक लेखा विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था और महाप्रतिहार राजप्रसाद से संबंधित विषयों की देखरेख करने वाला अधिकारी था, ठीक है। अब देखते हैं प्रांत, जिला और स्थानीय शासन। प्रांत, जिला और स्थानीय शासन। शासन की सुविधा के लिए संपूर्ण साम्राज्य के प्रांतों में बांटा गया, जिसे भुक्ति भी कहा जाता था। पुनः भुक्ति का जिला में, जिसे विषय कहा जाता था। अनुमंडल को प्रखंड में, जिसे पैठ कहा जाता था। पुंड्रवर्धन प्रांत उत्तरी बंगाल में स्थित था। पुंड्रवर्धन प्रांत उत्तरी बंगाल में स्थित था। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी, जिसके शासक को गोपना कहा जाता था। प्रांत के शासक को उपरिक, जिला के शासक को विषयपति और अनुमंडल के शासक को विथक और प्रखंड के शासक को पैठक कहा जाता था, ठीक है। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम प्रशासन के सर्वोच्च पदाधिकारी ग्रामिकी या महतर कहलाते थे। अब देखते हैं नगर श्रेष्ठी। पूंजीगत वर्ग का नेता, सार्थवाह विषय के व्यापारियों का नेता, प्रथम कुलिक कारीगर समुदाय का प्रमुख, प्रथम कायस्थ लिपिकों का प्रधान था, ठीक है। अब देखते हैं कि ग्राम सभा को मध्य भारत में पंचमंडली और बिहार में ग्राम जनपद कहा जाता था। ग्राम सभा को मध्य भारत में पंचमंडली तथा बिहार में ग्राम जनपद कहा जाता था। न्याय व्यवस्था। गुप्त काल में राजा सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। न्यायाधीश को दंडनायक, महादंडनायक, सर्वदंडनायक कहा जाता था। इस काल में पहली बार स्पष्ट तौर पर दीवानी एवं फौजदारी मामला को परिभाषित किया गया। प्रथम विधि निर्माता मनु को माना जाता है। प्रथम विधि निर्माता किसको माना जाता है? मनु को, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि मृक्ष कटिकम में नगर के न्यायालय को अधिकरण मंडप और न्यायाधीश को अधिकारणिक कहा गया है। सैन्य व्यवस्था। सैन्य प्रशासन का प्रमुख सेनापति होता था, जिसका सर्वोच्च अधिकारी महाबलाधिकृत था। गुप्त काल में राजा के पास अस्थायी सेना थी। सेना के 4 प्रमुख अंग थी: पदाती सेना, रथारोही सेना, अश्वारोही सेना और गज सेना, ठीक है। साधारण सेना को चाट कहा जाता था। गुप्त काल में साधारण सेना को क्या कहा जाता था? चाट। और गुप्तचर कर्मचारी को दूत तथा पुलिस कर्मचारी को भाट कहा जाता था। रणभंडागरिक रसद को व्यवस्था करता था। रणभंडागरिक। राजस्व के स्रोत। गुप्त काल में भूराजस्व से प्राप्त आमदनी का मुख्य स्रोत था। सामान्यतः भूमि पर सम्राट का स्वामित्व माना जाता था। वह उत्पादन का 1/6, इसलिए कालिदास ने सम्राट को षष्ठमास वृत्ति कहा है। कर की दर 1/4 से 1/6 के बीच होती थी। किसान हिरण्य तथा मेय अन्य दोनों रूप से भूमि कर की अदायगी कर सकते थे। भूमि कर भोग का उल्लेख मनुस्मृति में तथा भेंट नामक कर का उल्लेख जो है हर्ष चरित्र में किया गया है। हर्ष चरित्र में। नेक्स्ट पॉइंट है कि मंदिरों एवं ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी जाती थी उसे अग्रहार कहा जाता था। इस प्रकार की भूमि कर मुक्त होती थी। अब कुछ देखते हैं प्रमुख कर। भूमि जो उपज का लगभग 1/6 भाग हुआ था कर भाग कहलाता था। और भोग, राजा को प्रतिदिन दैनिक वस्तुओं के रूप में दिया जाने वाला कर भोग कहलाता था। उदंग, अस्थायी कृषकों पर लगाया जाने वाला भूमि कर। और अस्थायी कृषकों पर लगाया जाने वाला भूमि कर ऊपरी कर था। भूतावत प्रत्यय, विदेशी वस्तुओं के आयात पर कर। और शुल्क, सीमा बिक्री कर। शुल्क जो था सीमा बिक्री कर था, ठीक है। अब भूमि कर से जुड़े अधिकारी कुछ थे, उसको देखते हैं। ध्रुवीकरण। भूमि कर संग्रह अधिकारी ध्रुवीकरण कहलाते थे। महाछपलिक एवं कर्णिक, आय व्यय लेखा जोखा अधिकारी।
और शैली क्या कहलाते थे? आपका सीमा शुल्क या भूकर अधिकारी कहलाते थे। न्यायाधिकरण, भूमि संबंधी विवादों का निपटारा करने वाला अधिकारी न्यायाधिकरण कहलाता है। अब देखते हैं गुप्तकालीन समाज। वर्ण व्यवस्था। गुप्तकालीन समाज 4 वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभक्त थी। गुप्तकालीन सामाजिक व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई क्या थी? परिवार थी। ठीक है। अब देखते हैं फाहियान के वर्णों से ज्ञात होता है कि गुप्त काल में अस्पृश्य वर्ण था। इन्हें अत्यंज तथा चंडाल कहा गया है। कायस्थों का सर्वप्रथम उल्लेख याज्ञवल्क्य के स्मृति में मिलता है। इस काल में वर्ण व्यवस्था के आधार पर न्याय किया जाता था। वर्ण व्यवस्था के आधार पर वस्तुतः ब्राह्मण मृत्यु दंड की सजा से मुक्त था। स्त्रियों की स्थिति। इस काल में स्त्रियों की दशा में पहले की अपेक्षा गिरावट आई। इस काल में बाल विवाह, पर्दा प्रथा तथा सती प्रथा का प्रचलन था। ठीक है। इस काल में देवदासी प्रथा का भी प्रचलन था। देवदासी प्रथा। इस काल में स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका तथा वृद्ध वेश्याओं को क्या कहा गया है? कुटनी कहा गया है। ठीक है। दास। गुप्त काल में दास प्रथा का प्रचलन था। मनु 7 प्रकार के तथा नारद 15 प्रकार के दासों का उल्लेख करता है। दास मुक्ति के अनुष्ठान तथा विधान भी सर्वप्रथम नारद ने ही दिया है। गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था। गुप्तकालीन आर्थिक व्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। भूमि पर मुख्यतः राजा का अधिकार होता था। ठीक है। भूमि पर मुख्यतः राजा का अधिकार। अब देखते हैं भूमि के प्रमुख प्रकार। क्षेत्र। खेती के लिए उपयुक्त भूमि को क्या कहते थे? क्षेत्र। और बास करने योग्य भूमि को वास्तु। खील, जो भूमि जोती नहीं जाती थी खील कहलाता था। अब बिना जोती हुई जंगली भूमि अप्रहत। और पशुओं के चारा योग्य भूमि गौचर कहलाता था। क्या कहलाता था? गौचर। अब देखते हैं वाणिज्य एवं व्यापार। वस्त्र उद्योग इस काल का सर्वप्रमुख उद्योग था। महरौली का लौह स्तंभ गुप्तकालीन धातु निर्माण कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। मंदसौर अभिलेख से यह पता चलता है कि रेशम बुनकरों ने की श्रेणी ने एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था। वाणिज्यिक निकायों का उनके वास्तविक कार्य तथा या स्वरूप के आधार पर विभाजन। श्रेष्ठी कुलिक निगम श्रेष्ठियों, शिल्पियों एवं श्रेणियों का केंद्रीय निगम या संघ था। पुग, विभिन्न जातियों के व्यापारियों का समूह। विभिन्न जातियों के व्यापारियों का समूह था। ठीक है। अब श्रेणी किसको कहते हैं? एक ही जातियों के व्यापारियों का समूह श्रेणी कहलाता था। निगम, व्यापारियों की समिति को निगम कहा जाता था। इसका प्रधान श्रेष्ठी होता था। इसका प्रधान कौन होता था? श्रेष्ठी होता था। अब देखते हैं अमरकोश। अमरकोश के अनुसार निगम ऐसे व्यापारियों का संगठन था जो एक ही नगर में रहकर व्यापार करते थे। इस काल में दक्षिण पूर्व एशिया एवं चीन के साथ व्यापार होता था। ताम्रलिप्ति पूर्वी भारत का, जबकि भृगु कच्छ पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह था। ठीक है। इस काल में चीन से रेशम, इथोपिया से हाथी दांत तथा अरब, ईरान एवं बैक्टीरिया से घोड़ों का आयात किया जाता था। मुद्राएं। गुप्त शासकों ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी किए, जिन्हें उनके अभिलेखों में दिनार कहा गया है। सोने का सिक्का 144 ग्रेन का होता था। ठीक है। अब गुप्त काल में चांदी के सिक्के को रुपया कहा गया है। चांदी के सिक्के का प्रयोग स्थानीय लेन देन में किया जाता था। चांदी के सिक्के सर्वप्रथम चंद्रगुप्त प्रथम ने शकों पर विजय के पश्चात आरंभ किए थे। गुप्त शासकों ने सोने, चांदी एवं तांबे के सिक्के चलाए। गुप्तकालीन सर्वाधिक सिक्का बयाना भरतपुर राजस्थान से मिला है। ठीक है। धार्मिक स्थिति। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे तथा उन्होंने इसे राजधर्म बताया। गरुड़ को अपना राजकीय चिन्ह बनाया। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। इस मंदिर में शेषनाग की सैया पर विश्राम करते हुए नारायण विष्णु को दिखाया गया है। यह पंचायतन रचना शैली का मंदिर है। अब देखते हैं इस समय हिंदू पक्ष के 3 महत्वपूर्ण पक्ष विकसित हुए। मूर्ति उपासना का केंद्र बन गया, यज्ञ की स्थान उपासना ने ले लिया और वैष्णव अथवा शैव धर्मों का समन्वय हुआ। प्राचीन काल में विभिन्न प्रकार के मतांतर और दृष्टिकोण प्रचलित थे, परंतु गुप्त काल में चलकर ये षड दर्शन के रूप में स्थापित हो गए। अब देखते हैं सांख्य। सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक थे कपिल थे।
न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम थे और योग के प्रवर्तक पतंजलि और वैशेषिक के प्रवर्तक कनाद या उलक और पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक जैमिनी थे और उत्तर मीमांसा या वेदांत के प्रवर्तक बदरायन थे। ठीक है। कला एवं साहित्य। गुप्त काल में कला एवं साहित्य की दृष्टि से स्वर्ण काल था। गुप्त काल में ही मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ है। मंदिर निर्माण कला का जन्म गुप्त काल में ही हुआ था। अब देखते हैं गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर। अब देखते हैं तिगवा का विष्णु मंदिर जो था जबलपुर मध्य प्रदेश में है। भूमस का शिव मंदिर यानी भूमरा का भी शिव मंदिर इसको बोलते हैं, भूमरा का शिव मंदिर, ये कहाँ है? सतना मध्य प्रदेश में है। नचना कुठार का पार्वती मंदिर पन्ना मध्य प्रदेश में। देवगढ़ का दशा मंदिर झांसी उत्तर प्रदेश में और भीतरगांव का मंदिर कानपुर उत्तर प्रदेश में था। गुप्त काल के चित्रों का अवशेष बाघ, अजंता तथा बादामी की गुफाओं में देखा जा सकता है। अजंता की 29 गुफाओं में से गुफा संख्या 16, 17 एवं 19 गुप्तकालीन है। ठीक है। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिसमें बोधिसत्व या पद्म पानी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है। अब शिक्षा एवं साहित्य देखते हैं। गुप्त काल में पाटलिपुत्र वल्लभी उज्जैन शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। उज्जैन जो था शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। आगे चलकर नालंदा भी एक प्रमुख केंद्र बन गया। गुप्त काल में सबसे अधिक प्रगति गणित एवं ज्योतिषी के क्षेत्र में हुई थी। आर्यभट्ट इस काल के सबसे महान वैज्ञानिक, गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। आर्यभट्ट ने प्रमाणित किया कि पृथ्वी गोल है और यह अपनी धुरी पर घूमती है। आर्यभट्ट द्वारा वर्गमूल, घनमूल निकालने की विधि तथा ज्या सिद्धांत दिया था। ठीक है, ज्या सिद्धांत दिया था। ब्रह्मगुप्त ने चक्रीय चतुर्भुज के क्षेत्रफल और विकर्णों की लंबाई ज्ञात करने, शून्य के प्रयोग के नियम और द्विघात समीकरणों का हल करने का सूत्र दिया था। ठीक है। सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का पितामह कहा जाता है। सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का पितामह। इन्होंने सुश्रुत संहिता की रचना किया, जिसमें 121 प्रकार का शल्य उपकरण का वर्णन किया गया है। ठीक है। वानभट्ट ने अष्टांग संग्रह नामक आयुर्वेद ग्रंथ की रचना की। वानभट्ट ने। ब्राह्मीर ने ज्योतिष के महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किया। इन्होंने पंच सिद्धांतिका नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना किया। पुराणों का जो वर्तमान रूप आज देखने को मिलता है, उसकी रचना गुप्त काल में हुई थी। ठीक है। अब गुप्त काल की प्रमुख रचना देखते हैं। ठीक है। गुप्त काल की प्रमुख रचना कौन कौन है वो देख लेते हैं। रघुवंशम कालिदास का था। रघुवंशम कालिदास का। विक्रमोर्वशीयम कालिदास का था। स्वप्न वासवदत्त भास का था। और चारुदत्ता और अरुभंग भी भास का ही था। बृहद संहिता ब्राह्महीर का था और पच सिद्धांतिका ब्राह्महीर का। और ब्रह्म सिद्धांत ब्रह्मगुप्त का था। ब्रह्मगुप्त का। आर्यभट्टियम आर्यभट्ट का था। सूर्य सिद्धांत भी आर्यभट्ट का था। और न्यायवतार सिद्धसेन का था। और पंचतंत्र जो है विष्णु शर्मा का था। पंचतंत्र विष्णु शर्मा का। एक गुप्त काल की प्रमुख रचनाएं हैं। तो जो भी आप लोग नए होंगे चैनल पे, वो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल में। आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेट मिले और आप भी वीडियो देख करके मोटिवेट जरूर होइए। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।